साथियों नमो नमः। आज हम समास के एक और प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इसके पूर्व हमने समास क्या है, समास के संक्षिप्तीकरण एवं पहला प्रकार अव्ययीभाव समास के बारे में पूर्व वीडियो में समास भाग 1 में पढ़ चुके हैं। आज हम समास के एक और प्रकार तत्पुरुष समास के बारे में यहाँ पढ़ेंगे या चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ तत्पुरुष समास क्या है। तत्पुरुष समास वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें मुख्य बात यह और है, तत्पुरुष समास में विभक्तियों का प्रयोग होता है। द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक प्रयोग किया जाता है तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास के दो प्रकार है मुख्य रूप से। तो पहला है विभक्ति तत्पुरुष समास और दूसरा है न्याय तत्पुरुष समास। तो चलिए देखते हैं साथियों, समास बनाने के पूर्व कुछ मुख्य बातें या फिर समास बनाने के कुछ नियम तो मैं पॉइंट आउट कर चुका हूं यहाँ पर। तो पहला है तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरा पॉइंट है उत्तर पद प्रश्न के रूप में एवं पूर्व पद उत्तर के रूप में प्रयोग करें। इसका कहने का तात्पर्य यहाँ यह कह रहा है कि जो उत्तर पद है, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। ग्राम गता, तो इसमें जो गता है ये है हमारा उत्तर पद। इसमें बोल रहा है उत्तर पद प्रश्न के रूप में। तो यहाँ पे हमारा उत्तर पद गता, गता मीन्स गया हुआ। तो हम प्रश्न का निर्माण करेंगे वहीं पर उत्तर पद से। गया हुआ, कहाँ गया हुआ, क्यों गया हुआ, कैसे गया, इस तरह हम प्रश्न का निर्माण करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर हमको इस पूर्व पद में मिलेगा। यहाँ पे लिखे पूर्व पद उत्तर के रूप में प्रयोग करेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हमको पूर्व पद में मिलेगा। जैसे यहाँ पे गया हुआ, तो कहाँ गया हुआ, तो उत्तर मिलेगा गांव को गया हुआ। गांव मीन्स गांव को गया हुआ। इस तरह हम उत्तर पद और पूर्व पद का प्रयोग करेंगे प्रश्न और उत्तर के रूप में। उसी प्रकार तीसरा पॉइंट आउट है समास विग्रह के समय पूर्व पद में विभक्ति लगाया जाता है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे विभक्ति लगाऊंगा पूर्व पद में तो उदाहरण से उसको समझेंगे। नेक्स्ट बिंदु है समस्त पद बनाते समय विभक्ति का लोप हो जाता है। तो इसको भी हम एग्जाम्पल से आगे समझेंगे। चलिए एग्जाम्पल की ओर। तो पहला एग्जाम्पल इसमें दिया है ग्राम गता। तो इसका हम विग्रह करेंगे। ये समासिक पद है, जितना भी दिए हैं समस्त पद या समासिक पद। एग्जाम्पल पहले से मैं पॉइंट आउट कर दिया हूँ, हम उसको विग्रह करते चलते हैं। तो ग्राम गता, तो इसका विभक्ति करेंगे, पूर्व पद में विभक्ति लगाएंगे। यहाँ पे लिखे हैं तीसरा बिंदु में देखेंगे समास विग्रह के समय पूर्व पद में विभक्ति लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम हिंदी इसका अनुवाद करेंगे। ग्राम गता, तो गांव को गया हुआ। गांव को गया हुआ, तो यहाँ पे आया को मतलब यहाँ पे है द्वितीय विभक्ति, अर्थात हमको पूर्व पद को द्वितीय विभक्ति में बदलना है। जैसे ग्राम है, ग्राम का द्वितीय विभक्ति ग्रामम, तो हो जाएगा ग्रामम गता। ग्रामम गता, हम गांव को द्वितीय विभक्ति में बदल दिए। क्यों द्वितीय विभक्ति में करें, हमको इसको अनुवाद करना पड़ेगा, तब हमको उसका विभक्ति पता चलेगा। गांव को गया हुआ, को आया, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है इसलिए हम ग्रामम गता किए, द्वितीय विभक्ति में चेंज कर दिए पूर्व पद को। उसी प्रकार जीवन प्राप्त, तो यहाँ पर हिंदी अनुवाद करेंगे। देखते हैं जीवन को प्राप्त, यहाँ पर भी को आया मतलब द्वितीय विभक्ति है। को जो है वो द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह है, इसलिए ये जीवन को हम द्वितीय विभक्ति में परिवर्तन करेंगे। पूर्व पद है उसको द्वितीय विभक्ति में, तो हो जाएगा ये जीवनम, जीवनम प्राप्त। जीवनम प्राप्त, इसका विग्रह हो जाएगा जीवन प्राप्त का हो जाएगा जीवनम प्राप्त। फिर नेक्स्ट देखेंगे ज्ञानहीनः, ज्ञानहीनः
इसका फिर हिंदी हम अनुवाद करेंगे, ज्ञान के लिए हीन या ज्ञान से हीन या ज्ञान का हीन। तो हमको स्पष्ट अर्थ निकलना चाहिए, ज्ञान से हीन। तो यहाँ पे यही सेंटेंस पे से जो है उसको इसको सुटेबल है, ज्ञान से हीन। यहाँ पर हम इसलिए यह से आया मतलब तृतीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति से दो जगह आता है, एक पंचमी में भी आता है, एक तृतीय में भी आता है। तो हमको ध्यान रखना है ज्ञान से हीन। पंचमी में कुछ अलग होता है, अलग होने के लिए से लगाया जाता है। एग्जाम्पल समझेंगे आगे। तो ज्ञान से हीन यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, तो ये ज्ञान में हम तृतीय विभक्ति लगाएंगे। तो ज्ञान का हो जाएगा ज्ञानेन, तृतीय विभक्ति होता है ज्ञान का, ज्ञानेन। और हीन का हो जाएगा हीना का हीना। तो ये इस तरह ज्ञान हीना का होगा समास विग्रह, ज्ञानेन हीना। उसी प्रकार अगला उदाहरण है मास पूर्व। तो मास से पहले, माह से पहले, यहाँ पर भी से आया मतलब ये तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह है। अतः हमको जो मास है उसमें तृतीय विभक्ति लगाना है। तो मास का हो जाएगा मासेन, मासेन पूर्वा। ये इसका हो जाएगा समास विग्रह। उसी प्रकार नेक्स्ट अगला उदाहरण है हमारा पाठशाला। पाठशाला, तो पाठशाला, तो इसका भी हम हिंदी अनुवाद करेंगे पाठशाला। तो पाठ पढ़ने के लिए शाला, पढ़ने के लिए शाला। यहाँ पर इसका अनुवाद होता है पढ़ने के लिए शाला। तो यहाँ पे के लिए जो आया है वो के लिए चतुर्थ विभक्ति का कारक चिन्ह है, इसलिए हम जो पाठ है उसको चतुर्थ विभक्ति में परिवर्तित करेंगे। तो पाठ का चतुर्थ विभक्ति हो जाएगा पठाए, पठाए। ये पाठ का चतुर्थ विभक्ति पठाए शाला। इस तरह पाठशाला का विग्रह हुआ पठाए शाला। उसी प्रकार भिक्षाटनम, भिक्षाटनम, भिक्षाटनम का हम विग्रह करेंगे। यहाँ पर भी वही है, भिक्षा के लिए भ्रमण। आटनम मीन्स होता है भ्रमण। तो किसके लिए भ्रमण? भिक्षा के लिए भ्रमण। वहां पे प्रश्न देखिए, भ्रमण किस लिए भ्रमण कर रहे हैं? हमको उत्तर में मिल रहा है भिक्षा के लिए भ्रमण। तो के लिए जो आया है वो चतुर्थ विभक्ति का कारक चिन्ह है, इसलिए जो भिक्षा है उसको हम चतुर्थ विभक्ति में परिवर्तन करेंगे। तो हो जाएगा इसका भिक्षय, भिक्षय होगा, आई होगा भिक्षय, क्योंकि ये भिक्षा जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग में आई हो जाता है। तो भिक्षय अटनम, इस तरह इसका विग्रह हो जाएगा समास विग्रह। उसी प्रकार नेक्स्ट है संकट मुक्ता। तो मुक्त किससे मुक्त? यहाँ पे प्रश्न आए किससे मुक्त, तो उत्तर में मिलेगा हमको संकट से मुक्त। तो यहाँ पे से आया, से आया मतलब यहाँ पर पंचमी विभक्ति अलग होने के लिए बता रहा है। जो संकट है, संकट से हम मुक्त हो रहा है, अलग होने की बता रहा है। अलग होने मतलब पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह है से, इसलिए हम ये संकट को पंचमी विभक्ति में परिवर्तित करेंगे। तो संकट का हो जाएगा संकटात्, संकटात् मुक्ता। इस तरह इसका समास विग्रह हो जाएगा संकट मुक्त का, संकटात् मुक्ता। उसी प्रकार पाप मुक्ता, तो हो जाएगा पापात् मुक्ता। पाप का हो जाएगा पापात् मुक्ता। आगे देखते हैं देव भाषा। तो यहाँ पर है देव भाषा, तो देव की भाषा, देव की भाषा, देव भाषा। यहाँ पर की आया
की आया मतलब यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति क्योंकि षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे। यहाँ पर बोल रहे हैं भाषा, तो किसकी भाषा, यहाँ प्रश्न आ रहा है तो हमको उत्तर मिलेगा देव की भाषा। यहाँ पे की जो शब्द है वो षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह है, इसलिए हम जो देव है उसको हम षष्ठी विभक्ति में परिवर्तन कर देंगे, तो हो जाएगा देव की भाषा का हो जाएगा देवा नाम, देवा देवा नाम, और भाषा का भाषा ही हो जाएगा। देवा नाम भाषा, इस तरह इसका विग्रह हो जाएगा देव भाषा का। उसी प्रकार विद्यालय, विद्यालय है तो विद्यालय, विद्या का आलय, विद्यालय, यहाँ पर भी का आया, षष्ठी विभक्ति है तो जो विद्या है विद्या में हम षष्ठी विभक्ति लगा देंगे तो विद्या, इसका हो जाएगा विद्या, 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 और हो जाएगा आलिया, विद्या आलिया, ये उसका विद्यालय का हो गया। उसी प्रकार अगला उदाहरण है व्यवहार कुशले, तो व्यवहार कुशले, कुशल किसमें कुशल है, तो हमको प्रश्न उत्तर मिल रहा है व्यवहार में कुशल। यहाँ पे में आया तो में जो है वो सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह है, तो इसलिए हम जो व्यवहार है उसको सप्तमी विभक्ति में परिवर्तन कर देंगे, तो सप्तमी व्यवहार का हो जाएगा व्यवहारे, व्यवहारे कुशला, व्यवहारे कुशला, इस तरह इसका विग्रह होगा। उसी प्रकार अगला उदाहरण है शास्त्र प्रवीणा, किसमें निपुण है, प्रवीणा में निपुण, किसमें निपुण है, वो बोल रहे हैं आंसर मिला है शास्त्र में निपुण, तो यहाँ पर फिर में आया, में आया मतलब यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है तो शास्त्र है उसमें सप्तमी विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा शास्त्रे प्रवीणा, शास्त्रे प्रवीणा। इस तरह हमारा तत्पुरुष समास, इसमें पहला और दूसरा में द्वितीय तत्पुरुष समास है क्योंकि यहाँ पे को लगा था, ये तृतीय है। उसी प्रकार सीरियल से सप्तमी विभक्ति तक कारक चिन्ह का उपयोग हुआ है, तो ये हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसमें मुख्य बातें का ध्यान रखना है, पूर्व पद प्रधान होगा, उत्तर पद प्रश्न के रूप में प्रयोग करेंगे और जो पूर्व पद है उसको उत्तर के रूप में प्रयोग करेंगे। साथ ही जब हम समास विग्रह करेंगे तो पूर्व पद में विभक्ति का उपयोग करेंगे, विभक्ति लगाए रखेंगे पूर्व पद के। उसी प्रकार समस्त पद बनाएंगे तो ये समस्त पद है तो ये जो विभक्ति लगा था ग्रामम, तो ये म का लोप हो गया है तो इसको समस्त पद कहते हैं। तो समस्त पद बनाने के समय विभक्ति जो लगा रहेगा उसको हम लोप कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे विभक्ति लगा था आय, तो आय का लोप हो गया तो पाठशाला, पाठ बस बचा और शाला का लिखती है। इस तरह समास समस्त पद बनाने के लिए हम विभक्तियों का लोप हो जाता है, लोप हो जाना मतलब छुप जाता है या हट जाता है, जो विभक्ति लगा रहेगा वो हट जाएगा। सब उदाहरण में देख लीजिए, जैसे पाप मुक्त पपात था, आत यहाँ पे विभक्ति लगा था उसको हम हटा दिए, समस्त पद बनाए तो पाप हो गया और मुक्ता का मुक्ता। इस तरह हमारा तत्पुरुष समास कंप्लीट हुआ। आशा है कि यह वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे हम तत्पुरुष समास के द्वितीय प्रकार नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा करेंगे या पढ़ेंगे। तो नए तत्पुरुष समास वह समास है जिसके प्रथम पद में न और दूसरा पद संज्ञा या विशेषण हो, उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। एक बार बता देता हूँ, प्रथम पद में न और दूसरा पद में संज्ञा या विशेषण हो उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। समास में मुख्य बातें हैं, कम से कम दो पद होना चाहिए तभी वो समास कहलाता है। इसलिए जब भी हम पढ़ेंगे तो
प्रथम पद, द्वितीय पद या पूर्व पद या उत्तर पद का जिक्र होता है। तो चलिए देखते हैं नया तत्पुरुष समास बनाने के कुछ नियम या निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए या ध्यान देना चाहिए नए तत्पुरुष समास बनाने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट आउट है न के बाद व्यंजन हो तो न का अ रह जाता है। अगर न्या के बाद अगर व्यंजन हो तो केवल ये जो न्या है उसका आ ही रह जाता है। उदाहरण से समझेंगे। दूसरा पॉइंट आउट है न्या के बाद स्वर हो तो न्या का अन्न हो जाता है। इसको उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण में है जैसे कि यहाँ पे इधर जो लिखा हूँ वो समस्त पद है और ये विग्रह पद है। तो देखेंगे यहाँ पे न ब्राह्मण, जो न के बाद जो आया है वो क्या आया है, ब जो है वो व्यंजन वर्ण है। तो जब व्यंजन वर्ण होगा तो हमारा पहला नियम कह रहा था कि व्यंजन हो तो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे न का हो गया आ। यहाँ पे था न ब्राह्मण, न के बाद व्यंजन था, इसलिए जो न है उसको आ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हो गया आ ब्राह्मणः। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखेंगे न प्रियः। न प्रियः जो प है वो भी क्या है, व्यंजन वर्ण है, तो इसलिए न का परिवर्तित रूप हो जाएगा अ, तो अप्रियः। उसी प्रकार देखेंगे नेक्स्ट न उदारः। यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो न के बाद है जो वर्ण आया है वो है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण होने के कारण हमारा दूसरा नियम फॉलो करता है न के बाद स्वर हो तो न्य का अन्न हो जाता है। इसलिए यहाँ पर देखेंगे जो न का क्या हो गया, अन्न परिवर्तित हो गया, तो न का हो गया अन्न, अन्न उसके बाद उदारा, तो उदारा, तो अनुदारा, न उदारा का हो जाएगा अनुदारा। उसी प्रकार और है स्वर वाला न आवश्यकः। यहाँ पर देखेंगे न के बाद जो आया है वर्ण वो भी स्वर वर्ण है, इसलिए जो ये न है वो हो जाएगा अन। तो यहाँ पर देखेंगे न आवश्यकः तो हो जाएगा अनावश्यकः, अनावश्यकः। इस तरह से हम नए तत्पुरुष समास को बनाएंगे। आशा है कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तत्पुरुष समास के दो भेद थे, विभक्ति तत्पुरुष और नए तत्पुरुष। तो घर में इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।